So let's start now, dear friends. So good morning, everybody. So we will be discussing a few more questions related to the domain. Okay. So let us start with the question number 5. Give me a second. So here's the question number 5 in front of you. Fx is equals to 1 over greatest integer of x. Just a minute. Yeah. Fx is equals to 1 upon greatest integer of x. This function is greatest integer x. Okay. This one is, I'm talking about here is GIF. This represents GIF यानी greatest integer function. Already we have talked about it. और फिर log of x square minus 3x plus 10 to the base 1 minus fractional part of x. This represents fractional part. It has to be mentioned in the question, right? Plus 1 over 2 under the root of 2 minus modulus x plus 1 over under the root of secant of sin x. So let's start this question. So here is the question number 5. As we have seen that fx क्या है 1 upon greatest integer x plus log बेस में 1 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट x है ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 प्लस 1 upon under the root of 2 minus modulus x plus 1 upon under the root of secant of sin x is the question. ठीक है, एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए इस फंक्शन की डोमेन d1 मानते हैं इस वाले पार्ट की, इसकी डोमेन d2 मानते हैं, इसकी डोमेन d3 मानते हैं और इसकी जो डोमेन है लेट अस कंसीडर इट एज d4, राइट? सो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द net d of this function fx and d is going to be d1 intersection d2 intersection d3 intersection d4. So this is the required domain. All right, so let me begin with finding the very first part. d1 की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से देखें 1 upon 1 over of greatest integer x लिखा है, तो 1 over of ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका मतलब हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं होता है और वी नो दैट इफ x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1 तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है उसकी वैल्यू 0 होती है. एम आई राइट? अगर x की वैल्यू क्लोज 0 से ओपन 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है और हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं है, तो एज अ रिजल्ट therefore can I surely say जो d1 है it is all r minus close 0 से 1, मतलब सारे रियल नंबर्स में से वो नंबर माइनस कर दिए आपने जिनको इनपुट करने पर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट यानी डोमेन हमने d1 की निकाल ली. ठीक है, अब d1 निकल चुका है हमारे पास. आगे बात करते हैं तो किसकी बात करेंगे? d2 की बात करेंगे. अब d2 के लिए लेट मी टेक दिस फंक्शन. अब d2 के लिए बात करेंगे, जो फंक्शन है वो क्या है? log के बेस में 1 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट x है ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10. ठीक, log ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 टू द बेस 1 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट x अवेलेबल है,
तो चलिए बहुत ही बढ़िया। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं log of number to the base a के अंदर में what do we know that the very first condition is n is greater than 0 and the second condition is a is greater than 0 and a is not equal to 1. This is our requirement. Getting my point? So as a result हम इसी चीज को फर्दर करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए इस बात को। तो पहला बात जो है ना नंबर के ऊपर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 10 क्या ना चाहिए, ग्रेटर देन 0 ना चाहिए। अब देखिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। और जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका d क्या है, 9 माइनस का 40, यानी दिस इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। इफ d इज नेगेटिव एंड a क्या है, इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट का, a इज इक्वल टू 1 व्हिच इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। सो एज अ रिजल्ट इस ग्राफ, इसका जो ग्राफ है वो अपवर्ड पैराबोला है, यानी वो ऑलवेज पॉजिटिव। सो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव सच दैट x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। मतलब जो नंबर है हमारा वो पॉजिटिव आ गया, किसके लिए, हर एक x के लिए, यानी x बिलोंगिंग टू रियल नंबर के लिए। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई। ठीक, अब दूसरी बात, जो दूसरा रिजल्ट की बात की हमने, वो किसके ऊपर बात करी है, दूसरा रिजल्ट के ऊपर बात करिए कि a पॉजिटिव होना चाहिए। a कौन है, 1 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट x, वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पहले उसकी बात करते हैं, फिर नॉट इक्वल टू 1 की भी बात करते हैं। यानी 1 इज ग्रेटर देन फ्रैक्शनल पार्ट x, मतलब बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट x जो है वो 1 से छोटा आ गया। अरे भैया ये तो हम जानते ही कि फ्रैक्शनल पार्ट x तो जो है वो हमेशा ही 1 से छोटा होता है, क्योंकि यानी इसकी वैल्यू x बिलोंग्स टू रियल नंबर आ गई। बिकॉज द रीजन बीइंग, बिकॉज कि जो फ्रैक्शनल पार्ट x है उसकी जो रेंज होती है वो क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1 में आती है। Am I right? तो एज अ रिजल्ट ये बात तो हमेशा ही होल्ड ट्रू करेगी। अब लास्ट पॉइंट क्या बचता है इसके अंदर में, वी नीड टू डिस्कस इज के फ्रैक्शनल पार्ट जो है ना 1 नहीं होना चाहिए। यानी क्या बात हो गई, 1 माइनस का जो फ्रैक्शनल पार्ट x है वो 1 नहीं होना चाहिए। 1 नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फ्रैक्शनल पार्ट x है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब फ्रैक्शनल पार्ट x 0 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि x, फ्रैक्शनल पार्ट x 0 नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब x इंटीजर नहीं है। इसका मतलब x does not belong to any integer. You are getting my point? Yes or no? ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट x क्या नहीं होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए। सॉरी, x इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट x तो क्या आ गया, 0 आ गया। इसकी में मिनट, अच्छा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स लेट मी शेयर वन थॉट विद यू ऑल। आई लॉक द मीटिंग। मैं, अगर मान लीजिए मेरी क्लास 11 बजे शुरू है, तो आई लॉक द मीटिंग एट 11:05 or 11:10 max to max, considering that you have the network issues and all. And once I log the meeting, nobody after that time or after the lock is done from my enable from my side, nobody will be able to join the meeting. So kindly be disciplined from now onwards, because हमें ऐसे ही पढ़ना है अभी कुछ टाइम तक। तो आई वुड लव कि अगर आप बहुत ईमानदारी से, बहुत जेन्युइन तरीके से आप पढ़ें। वी आर ट्राइंग टू इनेबल मोर एंड मोर फीचर्स फॉर यू, मोर एंड मोर कम्युनिकेशन गैप खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। So please, this is a suggestion to all of you, right? So let's move on. So यहां तक हमने बात करी। तो x जो है क्या नहीं आएगा, इंटीजर नहीं आएगा। कारण क्या है, x क्यों नहीं इंटीजर आएगा? अरे भाई आप अपने आप सोच करके देखें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 की बात करूंगा तो वो 0 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 की बात करूंगा तो क्या आता है वो, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। पता ना अपने को ये बात। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 0 होगा, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.1 की बात करूंगा तो वो वैल्यू 0.1 आएगी। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने जो D2 निकालना था तो R इंटरसेक्शन R, और इसमें से क्या माइनस कर देना है, मतलब x इंटीजर नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन R माइनस का इंटीजर, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो D2 है वो क्या आ गया, D2 आ गया ऑल R माइनस इंटीजर। दिस इज द सेकेंड रिजल्ट और द सेकेंड डोमेन फंक्शन की अपने को मिल गई। यहां तक समझ में आती है बात, फेयर एनफ। मूविंग ऑन फर्दर टू D3। D3 क्या है, 1/√2 माइनस का मॉड्यूलस x। D3 की बात करते हैं, 1/√2 माइनस का मॉड्यूलस x। यानी अब यहां पर क्या बात बनेगी, यानी 2 माइनस का मॉड्यूलस x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
वैसे तो अंडर रूट के अंदर में जो क्वांटिटी आती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, बट यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में तो इक्वालिटी तो नहीं आ सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है वो ग्रेटर देन मॉडुलस एक्स आ गया, यानी मॉडुलस एक्स इज लेस देन 2 आ गया, यानी एक्स बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 2 आ गया। यहाँ तक समझ में आती है बात? तो इसका मतलब जो D3 है उसका भी आंसर आ चुका है -2 से लेकर के 2। दिस इज द रिजल्ट नंबर 3, और फॉर द थर्ड फंक्शन वी हैव गॉट द रिजल्ट, राइट। मूविंग ऑन फर्दर, D4 के बारे में बात करनी है। अब इतना तो पता है मुझे कि मेरा जो आंसर है वो D1 D2 D3 का और D4 का इंटरसेक्शन है। अब D4 जो फंक्शन है 1/√ऑफ सीकेंट ऑफ साइन एक्स है, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आंसर आता है वो हमेशा मतलब जनरल आंसर निकालेंगे। जनरल आंसर निकालेंगे तो काफी सारी वैल्यूज आ जाएंगी उसके अंदर में। तो इसीलिए माय रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू इज के डी निकालने के लिए हमने क्या करना था, D1 D2 D3 और D4 का इंटरसेक्शन करना था। तो एक काम करो ना, आप D1 से D3 तक का इंटरसेक्शन निकाल लो, जो रीजन आएगा उसी में से ही D4 का जो कॉमन पार्ट है वही तो आंसर होगा फाइनली, राइट? एम आई राइट? तो D4 को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा बेटर है पहले D1 D2 D3 का आंसर निकाल ले। तो D1 D2 D3 का आंसर क्या निकला अपने पास? अब D1 की बात करूंगा, मैं रीराइट कर रहा हूँ सारी बातें। D1 कौन था? ऑल आर माइनस का 0 से लेकर के 1। D2 कौन था अपने पास? ऑल आर माइनस का इंटीजर, ठीक। और D3 की बात करूंगा, D3 की बात करूंगा तो क्या आएगा? D3 की बात करेंगे तो हमारे पास आ चुका है -2 से लेकर के 2। सही है बात यहाँ तक? ठीक है। तो अब D1 D2 D3 इन सबका क्या ले लेना अपने को? इंटरसेक्शन ले लेना है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, इन सबका इंटरसेक्शन क्या आएगा? D1 D2 D3 का सबका इंटरसेक्शन निकाला, तो आप अपने आप सोचो क्या आएगा। अरे भाई, -2 से लेकर के 2 की बातें आ रही है सारी की सारी, है ना? -2 से लेकर के 2 के बीच में, मैं एक मिनट के लिए आपके लिए प्लॉट कर दे रहा हूँ। ये रहा -2, ये रहा कहीं ना कहीं 2, जस्ट अ सेकेंड। -2 से लेकर के 2 के बीच में अब इंटीजर प्लॉट कर लेते हैं। ये रहा -1, ये रहा 0, ये रहा 1। -2 से 2 में से ऑल आर में से इंटीजर घटा देने, मतलब इंटीजर तो आंसर में नहीं आएंगे। और ये कह रहा है कि 0 से लेकर के 1 तक का पोर्शन भी हटा दो। तो 0 से 1 तक का हटाया तो मतलब जो आंसर आ गया -2 से लेकर के -1 आ गया, यूनियन -1 से लेकर के 0 आ गया, और यूनियन 1 से लेकर के 2 आ गया। ये क्या आया? ये बेसिकली D1 D2 D3 इन सब का क्या आ चुका है? इंटरसेक्शन आ चुका है। एम आई क्लियर ऑन दिस पार्ट? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं आगे। अब हमने क्या निकालना है? D4 we are interested in. Let's talk about D4 now. Now you see that the things will become easier for us to calculate. ठीक है, तो जैसा D4 फंक्शन की बात कर लेते हैं। D4 फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो D4 फंक्शन कौन था? 1/√ऑफ सीकेंट ऑफ साइन एक्स, 1/√ऑफ सीकेंट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब आप आराम से सोच करके देखिएगा। हम इतना जानते हैं कि सभी लोग cos x का ग्राफ जानते हैं। देखिए ध्यान से, ये होता है cos x का ग्राफ। प्लीज मैं ये 2-3 क्वेश्चन भी कराऊंगा तो भी आपको मेरी पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। यू विल बी वेरी वेरी मच कंफर्टेबल इन द डोमेन पार्ट। तो मैंने क्वेश्चंस का सिलेक्शन ही ऐसा किया हुआ है, ठीक है। सो ये 0 है, दिस इज माइनस का π/2, दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2। ठीक है, ये किसका ग्राफ होता है? दिस इज द ग्राफ ऑफ द cos x। तो सीकेंट x का बना सकते हैं इससे। तो सीकेंट x का कैसे बनेगा? सीकेंट x का यहीं से बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए ध्यान से सुनिए। ये जो ग्राफ है इस तरीके से सीकेंट x का ग्राफ बन जाएगा। ये डॉटेड लाइन जस्ट टू ड्रॉ द लाइंस। तो सीकेंट x का ग्राफ जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ, दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द सीकेंट x इन दिस रीजन। फिर आगे बात करूंगा तो वो इधर और इधर पहुंच जाएगा, इसी तरह इधर और इधर चलता चला जाएगा। सही है? ठीक है।
अब ध्यान से देखें एक चीज को, ध्यान से देखिए, समझिए इस बात को कि जो d4 डिफाइन करने के लिए जो सीकेंट ऑफ साइन एक्स है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सीकेंट ऑफ साइन एक्स क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। अब 0 से बड़ा आना चाहिए, आप अपने आप सोच के देखिए 1 मिनट के लिए, बड़ा अच्छा आंसर मिल चुका है यहाँ पर ऑलरेडी। ऑलरेडी वी हैव फाउंड एन आंसर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक बहुत इजी हमें समझ में आ जाएगी बात। अरे भैया, साइन एक्स का जो आउटपुट होता है, साइन एक्स का जो आउटपुट होता है वो -1 से 1 होता है, और वो भी तब होता है जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, या और भी रियल नंबर ना भी हो तब भी उस केस में भी -1 to 1 ही मैक्स टू मैक्स आता है। साइन एक्स की जो वैल्यू ज्यादा से ज्यादा -1 से 1 के बीच में आएगी। अब सीकेंट का जो इनपुट है, सीकेंट का जो इनपुट है वो कौन है, वो साइन एक्स है। ध्यान से देखो, सीकेंट का जो इनपुट है वो कौन है, साइन एक्स है। जब सीकेंट के अंदर में इनपुट ही -1 से 1 तक जा रहा है, और अब अपने आप ध्यान से देखें, यहां से समझ आ रही है बात, ये π/2 है, ये माइनस का π/2 है। π/2 का मतलब होता है 1.5 समथिंग रेडियंस के अंदर में मैं बात करूं, और ये वाली जो वैल्यू है ये 1 है, और ये जो वैल्यू है ये -1 है। तो सीकेंड के अंदर में अगर -1 से 1 ही इनपुट हो रहा है तो उसका जो आउटपुट है वो केवल और केवल इस रीजन में जा रहा है, और वो तो क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बात को होल्ड ट्रू करने के लिए x तो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इस बात को होल्ड ट्रू करने के लिए x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जो साइन x है डियर फ्रेंड्स -1 से 1 है, और सीकेंड के अंदर में -1 से 1 गया, तो -1 से 1 का मतलब है ये सीकेंड के अंदर में यहां से यहां तक इनपुट गया, दिस इज आई एम सेइंग इज इनपुट, ये इनपुट गया, एंड दिस वन आई एम सेइंग इज, ये क्या है, दिस इज दी आउटपुट। तो आउटपुट तो पॉजिटिव आ रहा है, हमें तो पॉजिटिव ही रिक्वायरमेंट है, तो हर उस एक्स के लिए वो पॉजिटिव आ रहा है। तो एक्स d4 का क्या आ चुका है, वो क्या आ चुका है, रियल नंबर आ चुका है। अब हमारा आंसर क्या है, फाइनल आंसर हमारा क्या आना चाहिए, हमारा जो फाइनल आंसर है वो d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3 इंटरसेक्शन d4 है, जो कि अब ऑल रियल नंबर के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे जो ऑलरेडी d1 d2 d3 का आंसर निकाल चुके हैं, so that will remain the same, यानी -2 से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 1 से लेकर के 2, and this is the final answer to this question. I hope I am able to make my point clear to all of you. क्या आप सब लोग मेरी बात समझ पाए? Kindly respond a yes or no. Are you all able to understand what I am trying to via this question? Be fast. I want a response. चलिए, बहुत बढ़िया। अगर हमें ये बात समझ में आ गई है तो चला जाए फिर आगे, थोड़ा सा और काम करते हैं। गिव मी अ मिनट प्लीज। जस्ट अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। तो चलिए, कुछ और क्वेश्चन छोटे छोटे से, बिल्कुल एक और क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको। तो इनफैक्ट ऊपर एक 6th क्वेश्चन और है, दैट्स रियली अ वंडरफुल वंडरफुल क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग इसे ट्राई करें, और नहीं होगा तो आई लेट यू नो, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव ऑन। So let's talk about this question now. Fractional part x and greatest integer denotes the fractional and the integral part of the x respectively. ठीक, then match the column. We've got to do is match the column a b c d e f में से p q r s t u के साथ मैचिंग करनी है। तो ठीक है,
मैं जरूरी नहीं है सारे कराऊंगा यहाँ पर, मैं कुछ करा देता हूँ और कुछ आपके लिए छोड़ दूंगा, वो आप अपने आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बिल्कुल ये छोटी छोटी सी बातें लिखी गई हैं। जैसे ए पार्ट की मैं बात करूं, ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस बात को समझने के लिए ना मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। मैं इनफैक्ट यही रेज करता हूं, पहले एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप मेरी बात और बहुत बहुत अच्छे से समझें। मान लो कुछ छोटे छोटे इनइक्वालिटीज की मैं बात कर रहा हूं। ये इनइक्वालिटीज पढ़ने के बाद आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, स्पेशली रिलेवेंट टू द इनइक्वालिटी पार्ट। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा, पहली बात लिख दी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मान लो मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 3। तीसरा क्वेश्चन लिखा मैंने, आप ये मान लो जैसे कि ये लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन, ये तो सिंपल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 2। और हमने क्या करना है, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स, मुझे एक्स का वैल्यू निकालनी है, कहां से कहां तक आएगी। ठीक है ना, तो इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है ए पार्ट के अंदर में, ध्यान से देखें, बट कुछ चीजें छूट ना जाए इसीलिए मैंने सारे केसेस ले लिए यहाँ पर आपके। तो लेट मी डिस्कस दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। सो लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है GIF, दिस नीड्स टू बी मेंशन। ये कर दिया मैंने। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर 4 या 4 से बड़ा आ रहा है। आप एक मिनट के लिए भूल जाओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में एक्स स्क्वायर दिया हुआ, एक मिनट के लिए भूल जाइए इस बात को। आप सिंपल देखो, जरा सिंपल ध्यान दो कि पुट कर दो आप एक्स स्क्वायर को टी, एक मिनट के लिए पुट कर दिया आपने एक्स स्क्वायर को इक्वल टू टी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब अपने आप सोच करके देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ भी अपने को, या फंक्शन का आपको ग्राफ भी याद है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब कंफर्म है जो टी है वो 4 या 4 से बड़ा आ रहा है, हाँ या ना। अब अपने आप सोच करके देखो, जो टी है वो 4 या 4 से बड़ा आ रहा है, क्योंकि टी अगर 4 होगा, इनपुट 4 आएगा तो आउटपुट 4 पॉसिबल है, यस। इनपुट 4 से ज्यादा वैल्यू जाएगी, ग्रेटर देन 4, तो भी वैल्यू 4 ही आएगी, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आएगा आंसर। लेकिन इनपुट 4 से छोटा जाएगा, लेट्स से 3.9, तो आउटपुट 3 आएगा, यानी 4 से तो छोटा आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर जो आउटपुट आता है वो तो एक केवल इंटीजर ही आएगा। अब दोबारा टी को जो है ना एक्स स्क्वायर आप पुट कर दें, यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया। अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को सॉल्व करना आपको सिंपल इनइक्वालिटी आता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू अपने पास क्या आ चुकी है, ये रहा -2, ये रहा 2 प्लस माइनस प्लस, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो ध्यान से देखिए क्या आ गया अपने पास आंसर। आंसर ऑलरेडी आ चुका है कि देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2 यूनियन क्लोज टू से लेकर के इंफिनिटी। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन, am I right? So this is the answer to the part number 1. We can move on to the part number 2 now. Greatest integer of x square less than or equal to 3 दिया हुआ, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 3। फिर दोबारा अगर आपके लिए एक्स स्क्वायर कंफ्यूजन या परेशानी क्रिएट कर रहा है, वैसे तो नहीं करना चाहिए, आप एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है मान लो, तो आपने पुट करना चाहते हो आप एक्स स्क्वायर को आप टी पुट कर ले, कोई इश्यू नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी जो है वो 3 या 3 से छोटा आ रहा है। अब 3 या 3 से कोई चीज छोटी आ रही है, तो इसका मतलब कंफर्म होगा कि जो टी है वो 4 से छोटा होगा। आप अपने आप सोच करके देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, फंक्शन चैप्टर दिमाग तो लगाना पड़ेगा। टी की वैल्यू 4 से छोटी होगी, क्योंकि टी, बिकॉज इफ टी की वैल्यू अगर 3.9 भी आएगी
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.9 भी तो 3 ही आएगा, लेकिन इफ t इज इक्वल टू 4 आ जाएगा तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 4 आ जाएगा, इनइक्वालिटी गलत हो जाएगी। 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3 सही नहीं है बात। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो t लेस देन 4 आ गया, t की जगह दोबारा आप x स्क्वायर पुट कर दें, यानी x स्क्वायर लेस देन 4 आ गया, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0 आ गया, यानी x की वैल्यू जो है वो -2 से लेकर के 2। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। मूविंग ऑन फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर है। फर्क क्या था पहले और तीसरे में? ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स स्क्वायर है, सेकंड में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स स्क्वायर है, थर्ड के अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर है। तो चलिए करते हैं, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का जो स्क्वायर है वो 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फिर दोबारा ये एक वेरिएबल है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नेचर थोड़ा डिफरेंट होता है सिंपल एक्स के मुकाबले। तो आप एक काम कर लें, पुट कर लें ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को इक्वल टू टी लेटस से, ये लिखा है टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। अब टी स्क्वायर ग्रेटर देन 4 का मतलब है टी माइनस का 2 इंटू टी प्लस का 2 इज ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब ये रहा -2, ये रहा 2 प्लस माइनस प्लस, तो एज अ रिजल्ट जो t है लेस देन -2 आ गया और t इज ग्रेटर देन 2 आ गया। यहां तक बात समझ में आती? t -2 से छोटा आ गया या t 2 से बड़ा आ गया, इसमें तो कोई भी परेशानी नहीं। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t कौन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका मतलब दैट इज जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो -2 से छोटा है या जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो 2 से बड़ा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 से बड़ा है, आप अपने आप सोच करके देखें इसका मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बाहर हमेशा वैल्यू एक इंटीजर ही आएगी, तो 2 से बड़ा कब आएगा? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 से बड़ा कब आएगा? जब कंफर्म है x 3 या 3 से बड़ा होगा, क्योंकि x अगर 3 भी होगा तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 ही आएगा, तभी 3 2 से बड़ा होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 2.9 भी हो गई तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा, और 2 ग्रेटर देन 2 गलत होती है बात, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। और अब इसकी बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन -2 आ गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 से छोटा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 से छोटा है, इसका मतलब क्या है? सोच के देखो, कैन आई श्योरली से इसका मतलब x लेस देन -2 होगा। अपने आप सोच के देखिए, दिमाग लगाइए भैया, थोड़ा सा तो भेजा लगाना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 से छोटा है ना? -2 से छोटा है तो कंफर्म है x -2 से छोटा होगा, क्योंकि x -2 से छोटा होगा यानी -2.1 लेटस से माइनस का 2.1 से माइनस का 2.1 हुआ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होता है, और -3 -2 से छोटा, और ये बात सही है। लेकिन अगर x -2 हो जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी -2 आ जाएगा, और -2 से छोटा, इनइक्वालिटी सही नहीं है। सही है बात ये? मेरी बात समझ में आ रही है? अरे वैसे भी यार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तो ग्राफ ही याद होना चाहिए। ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। ये वाली वैल्यू -1 है, ये वाली वैल्यू -2 है। अब -2 से छोटा है तो ध्यान से देखो, दिस इज -3। ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 से छोटा है, ये रहा -2, ये रहा -1, ये रहा -3। तो ऑब्वियसली x लेस देन -2 होगा, मतलब इससे पीछे की जो वैल्यू होंगी इस पर ये बात होल्ड ट्रू करेगी। ग्राफिकली भी अपने को ये बात समझ में आ रही है। तो और लिखा है तो दोनों का क्या ले लोगे आप? यूनियन ले लोगे। तो मतलब आपका आंसर क्या आ गया? x लेस देन -2 यूनियन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है ना? इसको लिख लो अब आप, यानी -∞ से लेकर के -2 यूनियन क्लोज्ड 3 से लेकर के इंफिनिटी। दैट्स द आंसर टू द पार्ट नंबर 3। इज इट क्लियर? चलिए, ये बात समझ में आई अगर तो
आगे चलते हैं। आगे चले अब। फोर्थ पार्ट बिल्कुल ही आसान है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2 दिया है, तो यार ये तो बात अंडरस्टूड है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर 2 दी है तो अंडरस्टूड है x 2 या 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख दें, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 2 से लेकर के ओपन 3। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आ रही है बात समझ में? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये थे 4 पार्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे, और मैं उम्मीद कर रहा हूं इससे इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगर हम बात करें, ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3 लिखा है। पहला पार्ट, ए पार्ट की बात करूं, ए पार्ट की बात करूं अगर मैं, ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3। अब फिर से वही बात, अगर कंफ्यूजन है पुट कर दें एक्स स्क्वायर को टी। ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी 3 से बड़ा है। अब किसी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब कंफर्म है जो टी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा। आया ना? क्योंकि अगर टी 4 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 का 4 आएगा, और अगर टी 3 होगा, अगर टी की वैल्यू इफ टी इज इक्वल टू 3 भी होगा, सोच के देखें, टी 3 भी होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। 3 3 से बड़ा, गलत हो जाएगी बात। गलत हो जाएगी बात की। मेरी बात समझ में आ रही? इफ टी इक्वल टू 3.9 भी होगा तो भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 3 आएगा। 3 3 से बड़ा, बिल्कुल गलत हो जाएगी बात। ये भी गलत हो जाएगी इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब टी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, और टी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया तो ध्यान से देखो टी कौन है? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया। अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, अब इसको सॉल्व कर दो। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी। सही है? पक्का? चलिए, शानदार। अगर यहां तक अपने को बात समझ में आ रही है तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अब इसमें हमने क्या निकाल लिया? माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी, ये निकाल लिया। ठीक है ना? माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब कौन सा ऑप्शन आ जाता है? यानी ये रहा ऑप्शन नंबर क्यू सही हो जाएगा। ए के लिए क्यू आंसर हो जाएगा। ए का आंसर हो गया क्यू। सही। अब बी पार्ट के लिए मैं अगर हिंट देना चाहूं तो देखिए, बी पार्ट में आप सिंपल काम कर सकते हैं। बी के लिए क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को टी पुट कर दो। बी पार्ट के लिए आप क्या कर दें? पुट कर दें ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को इक्वल टू टी। टी पुट करा तो टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया। आ जाएगी वैल्यू टी स्क्वायर। बी पार्ट के लिए टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी t माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। यानी t की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई या 3 आ गई। और t कौन है? t कौन है आपका? t किसको माना है आपने? फ्रैक्शनल पार्ट x को या ग्रेटेस्ट इंटीजर x को? ग्रेटेस्ट इंटीजर x को माना है, तो बस आपके पास आंसर आ जाएगा। t आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर x को माना, अगर t तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x को माना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई या 3 आ गई। तो मतलब x की वैल्यू क्लोज 2 से लेकर के 3 आ गई ओपन, या फिर क्लोज 3 से लेकर के ओपन 4 आ गई। ये बात समझ में आ गई? आंसर आ गया बी पार्ट का। बहुत ही सिंपल था, तो कुछ खास बात ही नहीं थी इसके अंदर में। 2 से 3 या 3 से 4। ठीक है, तो आप इसका आंसर निकाल लें। पी आंसर आ गया इसका। ठीक है ना? तो इसका आंसर आ जाएगा, बी का आंसर आ गया पी पार्ट। ठीक है, अब इसी तरह अब सी पार्ट पे आ जाओ। x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x लिखा हुआ। अब x की वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट x के लिए लिखी हुई है। अब ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात। अब सी पार्ट में लिखा है x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब ये जो फंक्शन है, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, हम जानते हैं जो फ्रैक्शनल पार्ट x है वो एक ब्रांचेस होती है उस फंक्शन की। क्या होती है उसकी? बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। अब ब्रांचेस होती हैं तो क्या करें हम उसमें?
अब ऐसे फंक्शन के लिए, जस्ट अ मिनट, अब ऐसे फंक्शन के लिए x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x जो दिया हुआ है, इसमें क्या करें, अब ग्राफिकली चले जाएं। क्या चले जाएं? ग्राफिकली चले जाएं। ग्राफ ड्रॉ कर लें आप इसका। ठीक है, अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? हम जानते हैं ये भैया एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ये एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स लिखा गया है। एफ एक्स का ग्राफ बनाए, जी एक्स का ग्राफ बनाए, दोनों देख लो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। सही है? जैसे कि देखो ध्यान से, हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ होता है, राइट? वी नो दिस फैक्ट। This point is 0, 1. This point is 0, 0. This is 1. This is 2. This is 3. This is 4. This is -1. सही। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ है। किसी का ग्राफ है ये? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ है। अब हम किसका ग्राफ बना लेते हैं? एक्स का बना लेते हैं। अब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है वो ये होता है, हम जानते हैं। दिस इज y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अब दिस इज द ओनली रीजन, दिस इज द ओनली रीजन इन विच बोथ ऑफ द ग्राफ्स आर ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट तो करनी नहीं, ओवरलैप कर रहे हैं। और इसके अलावा कोई और पॉइंट पर ये ग्राफ ओवरलैप या इंटरसेक्ट कतई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आगे चलूंगा तो ये तो ग्राफ ऐसे बढ़ता चला जा रहा है फ्रैक्शनल पार्ट का, और एक्स का ऊपर जाता जा रहा है। एंड सेम एज इन माइनस डायरेक्शन में जाओ तो इसका मतलब देयरफॉर क्या पता लगा अपने को? x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1 आंसर आ चुका है हमारे पास ऑलरेडी। दिस इज द आंसर। इसी रीजन के अंदर में ये दोनों ग्राफ बराबर आ रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से पता लग जाता है, यहां से पता लगता है x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेकर के 1 आंसर आ गया हमारा। तो इसका मतलब क्लोज 0 से लेकर के 1, तो ये आंसर आ गया यू पार्ट आ गया इसका, यानी सी पार्ट का आंसर आ गया यू पार्ट। मेरी बात समझ में आती है सभी को? सी पार्ट का ऑलरेडी आंसर आ चुका है यू पार्ट। तो चलिए बढ़िया। अब ध्यान से एक चीज और देखने वाली है। इसी क्वेश्चन को हम ग्राफिकली नहीं करना था तो सिंपल भी कर सकते थे। ग्राफिकली नहीं करना था, सिंपल कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा लंबा चला जाता। वो कैसे? आप अपने आप सोच करके देखो यार। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का डेफिनेशन हम जानते हैं, वो होता है एक्स। कब? जब एक्स क्लोज 0 से ओपन 1 है। अब लेकिन अगर x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 है, अगर x की वैल्यू क्लोज्ड 1 से लेकर के 2 है, तो x -1 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है ना? और इसी तरह x की वैल्यू क्लोज 2 से लेकर के 3 है, तो x माइनस का 2 आ जाएगी वैल्यू। अब हमने ये इस फंक्शन को किसके इक्वल करना था? x के इक्वल करना था। हमने x इक्वल टू x से ये आंसर ऑलरेडी आ चुका है, इतना पोर्शन क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1। लेकिन अगर x को हम x -1 के इक्वल करते या x -2 के इक्वल करते, कोई सोल्यूशन नहीं आता। सही है? या पीछे भी चले जाते, x+1 आता है पीछे चलते चलते। x+1 कब आती है वैल्यू? अगर x की वैल्यू क्लोज्ड -1 से लेकर के ओपन 0। तो x इक्वल टू x+1 भी करता तो उससे भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। तो साफ साफ पता लग रहा है, केवल एल्जेब्रिकली भी जाऊं तब भी हमें इस क्वेश्चन का आंसर वही मिल रहा है, यानी x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ग्राफिकली जाना है कि एल्जेब्रिकली जाना है। इस क्वेश्चन के अंदर में नो डाउट एल्जेब्रिकली मेथड बहुत छोटा हुआ। ठीक है ना? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर जाती हैं बातें, लेकिन आई वुड रेकमेंड मेथड नंबर 1 एंड 2 दोनों के दोनों आपको आने चाहिए। 1 एंड 2 दोनों के दोनों आपको, यू मस्ट बी वेरी वेरी मच कंफर्टेबल इन बोथ ऑफ द मेथड्स, राइट? तो ये तो हुआ सी पार्ट। आगे चलते हैं। अब डी पार्ट में देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा हुआ है। फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की को लिख रखी है। जस्ट अ मिनट। अब डी पार्ट की बात करूं, फ्रैक्शनल पार्ट x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की को लिखा हुआ है। अब फिर दोबारा इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। कौन से दो? या तो ग्राफिकल तरीका, मेथड नंबर 1 ग्राफ मेथड, और मेथड नंबर 2 इज द एल्जेब्रिकल मेथड। अब ग्राफिकली अगर मैं जाना चाहूं तो ध्यान से देखो, हम जानते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बना लिया हमने।
ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, this is -1, this is -2, this is also -1, and this corresponding value is -2, and this is 5. ठीक है। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के इक्वल होना चाहिए। अब ये जो ग्राफ बनाया है आपने, ये जो ग्राफ है वो किसका है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का। अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का भी बना लो। अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का बनाओगे तो कैसा बनेगा ग्राफ, हम जानते हैं। और एक और चीज इसके अंदर में, ये हम जानते हैं ये वैल्यू क्या है? 1 है। ये वाली वैल्यू क्या है? 2 है। ये वाली वैल्यू क्या है? 3 है। सही है, ठीक। अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ इसी के अंदर बना दो। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ हम जानते हैं 0 से लेकर के 1 के बीच में ये वैल्यू आएगी, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वैल्यू आएगी, फिर पीछे बात करूंगा तो ये वैल्यू आएगी, फिर पीछे बात करेंगे तो ये वैल्यू, यही ग्राफ आता जाएगा। जो ब्लैक वाला ग्राफ आ रहा है, ब्लैक पेन से आ रहा है, दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ आ रहा है। अब आप अपने आप सोच करके देखें ये दोनों ग्राफ्स कब बराबर हो रहे हैं, ये दोनों ग्राफ्स कब बराबर हो रहे हैं। तो सोच करके देखें, केवल और केवल कहां पर आ रही है वैल्यू आती है? इंटीजर x इक्वल टू 0 पर आ रहा है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर दोनों ही ग्राफ 0 आ रहे हैं। यस, बिल्कुल सही है बात, ठीक। और अब x इक्वल टू 1 पर बात करें, अब आप ध्यान से देखो, 1 पर बात करें तो ये वैल्यू 0 आ रही है, और 1 पर ये बात करें ये वैल्यू 0 नहीं आ रही है। तो ओनली x इक्वल टू 0 तो आंसर आ रहा है इसका, और कोई आंसर ही नहीं आ रहा है इसका, क्योंकि केवल यहीं पर ही मैच हो रहा है। क्योंकि ये वाला जो ग्राफ आ रहा है कौन सा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का, वो तो ये ग्राफ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये होलो नहीं है। कौन? ग्रेटेस्ट इंटीजर, वहां पर ऊपर वो फील्ड है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट होलो है। तो केवल x इक्वल टू 0 ही आंसर आ रहा है इसका। और देखो कोई आंसर आ रहा हो तो समझ में आ रही हो बात? तो नहीं आ रही है, देखिए ध्यान से। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है -1 पर देखूं तो ये वाली वैल्यू तो 0 आएगी, ये वाली वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। सो हियर इट इज द सॉल्यूशन और ऑफ दिस पार्ट नंबर डी। तो चलते हैं, देखिए ध्यान से। पार्ट नंबर डी के अंदर मैं बात करूं तो अगर मैं, तो x इक्वल टू 0 केवल आंसर आ रहा है ये रहा, दिस वन। यानी डी पार्ट का आंसर आ गया कौन सा? आर पार्ट। क्लियर है? डी पार्ट का आंसर इज ओनली आर पार्ट। क्लियर है सभी को यहां तक? और इसी बात को अगर आप, जैसा मैंने अभी अभी कहा, ग्राफिकली की बजाय हम एल्जेब्रिकली करना चाह रहे हैं, यस वी कैन ऑल्सो डू इट एल्जेब्रिकली ऑल्सो। अब एल्जेब्रिकली करने के लिए क्या करेंगे हम इसमें फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। मेथड नंबर 2, एल्जेब्रिक मेथड। अब मेथड नंबर 2 क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हम जान रहे हैं किसके इक्वल चाहिए हमें? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के इक्वल चाहिए। अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के इक्वल कैसे आएगा? आप अपने आप सोच के देखिए। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को आप डिफाइन करो अलग से। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है? वैल्यू 0 होती है। एक्स अगर क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1 है। 1 होती है अगर एक्स क्लोज्ड 1 से लेकर के ओपन 2 है। 2 होती है अगर x बिलोंग्स टू क्लोज 2 से लेकर के ओपन 3 है। -1 होती है अगर x की वैल्यू -1 से लेकर के 0 पर है, ठीक। फ्रैक्शनल पार्ट x की बात करूंगा तो वो वैल्यू 0 वो x होती है अगर x क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1 है। x -1 है अगर वो वैल्यू x बिलोंग्स टू क्लोज 1 से लेकर के ओपन 2। x -2 अगर x की वैल्यू क्लोज 2 से लेकर के ओपन 3, और x +1 हो जाती है अगर x की वैल्यू क्लोज -1 से लेकर के ओपन 0। और ये ग्राफ इधर डिफाइन फर्दर आप कर सकते हैं बार बार। सही है। अब भैया आप ध्यान से देखें, केवल यही वाला रीजन ही तो आ रहा है। यहाँ पर ये 0 आ रहा है और यहाँ पर x की वैल्यू ये भी 0 आ जाएगी। एल्स अपार्ट मान लो x को 1 से 2 में, 1 से 2 के रीजन में आप इसको सॉल्व करना चाहें और इसको सॉल्व करना चाहें, तो x -1 को अगर आपने 1 इक्वल किया इसी रीजन में, इसका 1 से 2, इसका 1 से 2 में अगर इसको सॉल्व किया, x -1 = 1 आ रहा है तो x की वैल्यू 2 आ जा रही है।
और x इक्वल टू 2 तो हमारी डोमेन में ही नहीं था इस रीजन के अंदर में, यहाँ पर तो 2 पर तो ओपन आ रहा है, तो ये दोनों का आंसर क्या आ गया, नो सॉल्यूशन आ गया। आंसर क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। इसी तरह किसी भी केस में आप ये देखेंगे, जैसे कि x माइनस 2 को इक्वल टू 2 भी करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, और 4 इस डोमेन में नहीं है क्योंकि 2 से लेकर के 3 की बात हो रही है, तो ये भी इसका आंसर भी नो सॉल्यूशन आएगा। तो इसीलिए ओनली सॉल्यूशन क्या आया, ओनली सॉल्यूशन विल बी, so only solution will be therefore x equal to 0, only answer। ये बात समझ में आ गई मेरी, पक्का? तो सही है, तो ये पार्ट भी खत्म हो जाता है, दोनों तरीके मेथड, ग्राफिकल भी और अलजेब्रिकल भी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ई पार्ट मुझे बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एफ पार्ट के अंदर में आप सिंपल काम कर सकते हैं, 1 + x इक्वल टू सिग्नम x लिखा हुआ है, तो 1 + x इक्वल टू सिग्नम x। जस्ट अ मिनट, देखिए ध्यान से, ई पार्ट के अंदर में 1 + x इक्वल टू सिग्नम x। अरे भैया हम जानते हैं सिग्नम x को डिफाइनेशन जानते हैं अपन लोग, क्या वो वैल्यू 1 होती है अगर x ग्रेटर देन 0 है, वैल्यू 0 होती है अगर x इक्वल टू 0 है, -1 होती है अगर x इज लेस देन 0। एक एक करके बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द केस x ग्रेटर देन 0, तो 1 + x इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ से x इक्वल टू 0 आ गया, इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया, x बिलोंग्स टू क्या आ गया, 5 आ गया। सही है, x इक्वल टू 0 की बात करूंगा तो 1 + 0 इक्वल टू 0, फिर से x बिलोंग्स टू 5 आ गया, भैया 1 = 0 तो हो ही नहीं सकता। और तीसरी बात करूंगा x लेस देन 0 पर, यानी 1 + x इक्वल टू -1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। यस, दिस इज द आंसर, क्योंकि इसका और इसका दोनों का क्या हुआ, इंटरसेक्शन, तो वहां से क्या आया, x इक्वल्स टू -2 ही आ गया, एंड दैट्स द आंसर। तो ये हुआ आपका ई पार्ट का आंसर। आई होप ये बात भी समझ में आ गई है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? x इक्वल टू -2, यानी इस f पार्ट का जो आंसर है केवल और केवल t होगा। ठीक, सो विद दिस अपनी क्लास को हम यहीं पर ही खत्म करेंगे। उम्मीद है आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा आज की क्लास का। नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो, यू कैन शेयर योर डाउट्स विद मी वाया व्हाट्सएप और वाया फोन कॉल, एंड आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ विद यू ऑल गाइस। और आगे इसमें एक रेंज के कुछ क्वेश्चन दिए मैं, रेंज आप करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा, आसान आसान क्वेश्चन है। रेंज निकालने का तरीका, पहले डोमेन जरूर निकालनी है, फिर रेंज निकालनी है। तो मैं समझता हूं इन क्वेश्चंस को करने और डिस्कस कराने के बाद आपको रेंज और डोमेन में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आगे चैप्टर के अंदर मूव ऑन करेंगे। क्या सबको मेरी बातें समझ में आ गई? यस और नो? बी फास्ट, आई वांट अ रिस्पांस क्विक। चलिए, सो थैंक यू फॉर टुडे। So I'll end up this session. Please keep it in mind. The next class onwards मैं 5 से 7 मिनट ज्यादा से ज्यादा दूंगा, फिर उसके बाद लॉक कर दूंगा। एंटर नहीं करे तो फिर आप एंटर नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज बी ओबीडियंट द नेक्स्ट टाइम। 5 से 7 मिनट की शूट ओनली बिकॉज आपके इंटरनेट को इश्यूज को ध्यान में रखते हो, राइट? सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।